तो हेलो गाइस, स्वागत है सभी का आज की इस वीडियो में। एंड आज की वीडियो से हम लोग चालू करने वाले हैं यूबी प्लस ऑपरेटर के स्टूडेंट्स के लिए एक प्रैक्टिस सेट, जहां पे हम लोगों ने सारे पीवाईक्यूज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सबको एक साथ हम लोगों ने यहाँ पे कलेक्ट किया है एंड उसको हम प्रैक्टिस करेंगे। तो मेरा नाम है समीर डे, आपका स्वागत है प्रशांत शर्मा क्लासेस में। विदाउट वेस्टिंग एनी अदर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। बात कर लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे कहता है कि हु बिल्ड द सुपर कंप्यूटर इन 1960s एट कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन, या हिंदी में कहें तो किसने कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन सीडीसी में 1960 दशक में सुपर कंप्यूटर बनाया है। तो हमारे को चार ऑप्शन दिए गए हैं। एक दिया आपको एलन टर्निंग, टिम बर्नर्स-ली, चार्ल्स बेबेज एंड सैमुअल क्रे। तो इन चार में से कौन है, किसने बनाया है, थोड़ा सा हिस्ट्री, थोड़ा सा इन लोगों के बारे में जानेंगे। तो जो मेन इसका आंसर है वो है सैमुअल क्रे, and he is considered to be the father of सुपर कंप्यूटर्स। ठीक है, तो इन्होंने जो है 1960s के अंदर सुपर कंप्यूटर बनाया था कंट्रोल डेटा सेंटर के अंदर, नॉट कंट्रोल डेटा सेंटर, कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन, राइट। तो ये जो है कंसीडर किए जाते हैं एज अ फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर्स। लेकिन ये टीम कौन है? एलन टर्निंग की बात करें तो एलन टर्निंग इज फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स। जो आज आप मॉडर्न कंप्यूटर्स चलाते हैं उनमें इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है, बहुत बड़ा योगदान रहा है। नेक्स्ट बात करें हम लोग टिम बर्नर्स ली की, तो टिम बर्नर ली हैज डेवलप्ड अ कॉन्सेप्ट which is known as WW W W and W, वर्ल्ड वाइड वेब। एंड इन्होंने साथ ही साथ में डेवलप किया है, या कह सकते हैं कि अपना इनपुट डाला है, आपका कह सकते हैं किसके अंदर, HTTPS, HTTP। अब होते क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी। तो इसमें भी इनका योगदान रहा है। नेक्स्ट बात कर ले चार्ल्स बेबेज। ये तो 6th 7th की क्लास में भी पढ़ाया जाता है कि चार्ल्स बेबेज क्या थे। ही इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, या कहें तो फादर ऑफ कंप्यूटिंग। तो ये क्या है, he is considered to be the he is considered to be the father of computing, कंप्यूटिंग, या कहें तो कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर। बात करें एलन टर्निंग की, एलन टर्निंग एंड बात करें टिम बर्नर ली की, हैज डेवलप्ड WWW। ठीक है, तो ये चार लोगों में से थे। आंसर है आपका सैमुअल क्रे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिस्टिंग्विश द सेकंड एंड थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की दूसरी और तीसरी पीढ़ी को क्या अलग करता है? तो पहले तो समझ में आना चाहिए कि जनरेशन होते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन, देन फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आने लगे हैं। ये वो वाले जनरेशन नहीं है जो जैसे आप सोचेंगे कि ये i5 जनरेशन है, i7 जनरेशन है। नहीं नहीं नहीं, ये वो वाले जनरेशन नहीं है। जनरेशन इज लाइक कि यहाँ पे टेक्नोलॉजीज चेंज हुई, ड्रास्टिकली चेंज हुई। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें फर्स्ट जनरेशन की, तो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हुआ करते थे वो एक कमरे के साइज जितने बड़े बड़े हुआ करते थे, एंड उनको कैरी करना वाज नॉट अ इजी जॉब एट ऑल। उनको प्लेस करना, उनको ठंडा करना भी एक बड़ा, अपने में ही एक बहुत बड़ा टास्क हुआ करता था। फिर सेकेंड जनरेशन आया, उनसे थोड़ा साइज में कम हुआ और उनकी कंप्यूटेशनल पावर और इंक्रीज हुई। देन थर्ड जनरेशन आया, थर्ड जनरेशन के अंदर बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आए। ठीक है, बड़े बड़े कंपोनेंट्स हटा दिए गए, छोटे में ट्रांसफर कर दिए गए, प्रोसेसर्स आने लगे। देन फोर्थ जनरेशन इज द करंट जनरेशन, हम कह सकते हैं, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो कंप्यूटर्स हैं उनकी साइज छोटे हो गए। इवन आजकल फोन्स भी जो है ट्रीट किए जा सकते हैं एज अ कंप्यूटर, क्योंकि आप वहां पे भी बहुत सारे कंप्यूटेशनल काम कर रहे होते हो। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कंप्यूटर की दूसरी और तीसरी पीढ़ी को क्या अलग करता है। ऑप्शंस दिए हैं माइक्रो प्रोसेसर, नैनो टेक्नोलॉजी, वैक्यूम ट्यूब एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बात कर लेते हैं नैनो टेक्नोलॉजी की। नैनो टेक्नोलॉजी होती क्या है? तो नैनो टेक्नोलॉजी और कुछ नहीं है, जब आप किसी चीज को एटॉमिक लेवल पे, या कहें कि अणु के लेवल पे लेके जाते हैं,
उसी को हम कहते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। अगर आपने आयरन मैन की मूवी देखी होगी तो उन्होंने चेस्ट पे एक बॉक्स लगा के रखा था जिसको दबाने से उनका पूरा का पूरा आर्मर अप हो जाता था, तो वो ही एक नैनो टेक्नोलॉजी पे चलता था। एज अ पिक्चर वो चीज है, लेकिन आप उस चीज को इमेजिन कर सकते हो कि क्या है नैनो टेक्नोलॉजी। जब आप किसी भी चीज को एटॉमिक लेवल पे या अणु के लेवल पे लेके जाते हो, दैट इज नोन एज नैनो टेक्नोलॉजी। एंड या तो ये इसका आंसर नहीं है, इट्स नॉट आंसर कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, ये समझ में आया। नेक्स्ट चीज आती है वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब क्या होती है? आपने अगर पुराने मॉनिटर्स देखे होंगे तो वहां पे आपको बड़े बड़े जो है वो देखने को मिलते थे, बड़े बड़े से ट्यूब हुआ करते थे जो उसके ऊपर लगे रहते थे टीवी स्क्रीन के ऊपर, तो वो ही आपका जो है एज अ कंसीडर किए जाते थे क्या, वैक्यूम ट्यूब्स। एंड इन वैक्यूम ट्यूब्स के अंदर जो है कई सारे प्रोसेसर्स और भी चलते हैं, लाइटिंग लाइट्स वगैरह के। आजकल क्या चलता है, एलईडी चलता है, एलसीडी चलता है। पहले एलसीडी चलता था, अब एलईडी चलता है। ठीक है, तो वैक्यूम ट्यूब ये होता है। एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द कॉन्सेप्ट जहां पे हम कंप्यूटर्स को ट्रेन करते हैं, नॉट इफ कंप्यूटर्स को ट्रेन करते हैं, हम मिमिक करवाने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इफ यू वर अ पर्सन। ठीक है, आप एक आदमी की तरह सोचवाते हैं, किसको? कंप्यूटर को। ठीक है, तो दिस इज समथिंग कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्योंकि आर्टिफिशियल क्यों? इंटेलिजेंस किसके पास होती है? ह्यूमन बीइंग के पास, इंसानों के पास इंटेलिजेंस होती है। और आर्टिफिशियल इसलिए क्योंकि ये जो इंटेलिजेंस है वो क्रिएट किसके द्वारा की जाती है? ये क्रिएट की जाती है आपका बाय द ह्यूमंस। ठीक है, एग्जाम्पल अगर कभी कोई पूछ ले कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई एग्जाम्पल दे दीजिए, तो आपका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो इस समय करंटली चल रहा है वो है चैट जीपीटी 4.0 वर्जन चल रहा है। एंड इट वाज क्रिएटेड बाय ओपन एआई। ठीक है, तो ओपन एआई इनका फाउंडर है, किसका? चैट जीपीटी 4.0। या चैट जीपीटी के जो मेन डेवलपर्स हैं या कह सकते हैं मेन कंपनी है, वो है आपका ओपन एआई। एंड इनके जो पहले सीईओ थे, अब तो सीईओ भी चेंज हो चुके हैं। इनके जो सीईओ थे वो थे सैम ऑल्टमैन। सैम ऑल्टमैन, ठीक है। तो सैम ऑल्टमैन जो है इनके मेजर डेवलपर्स भी रहे हैं, एंड साथ ही साथ में ही वाज अ सीईओ ऑफ ओपन एआई। एंड ओपन एआई ने क्या बनाया है? चैट जीपीटी। एंड चैट जीपीटी किसका एक बड़ा एग्जांपल है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, बैक टू द क्वेश्चन कि व्हाट डिस्टिंग्विश द सेकंड एंड थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? दैट वाज माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, दैट वाज माइक्रो प्रोसेसर। अब माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है? माइक्रो प्रोसेसर आप ऐसे समझ लो कि जो लॉजिक गेट्स वगैरह होते हैं, या लॉजिकली आप लॉजिक बोर्ड्स बनवाते हो, तो कुछ बोर्ड जो होते हैं बहुत अच्छे से काम करते हैं, साथ ही साथ में उनका जो है क्या कहते हैं, यूसेज बहुत ज्यादा रहता है। एंड आपको रेफरेंस में यहाँ पे इमेज भी दिख रहा होगा कि माइक्रो प्रोसेसर्स जो है वो आपके फोन्स वगैरह में भी लगते हैं, जिन्हें हम लोग, कई लोग चिप लोग भी कह देते हैं। ठीक है, चिप वो वाली मेमोरी कार्ड वाली चिप नहीं, इट्स लाइक कि जो एक चिप्स होती हैं उनके ऊपर एक ये ब्लैक तरीके का वो लगा हुआ होता है, इनमें इनपुट आईओ के पिंस वगैरह होती हैं। दिस इज नोन एज माइक्रो प्रोसेसर या आईसी सर्किट कहते हैं इन्हें। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा चेंज हुआ था सेकंड जनरेशन से थर्ड जनरेशन में, जब हम लोग शिफ्ट हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क मेमोरी इज? कॉम्पैक्ट डिस्क या सीडी स्मृति का कौन सा प्रकार है? ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि जो सीडी है वो कौन से प्रकार के आता है। बात कर लेते हैं, यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं क्या? प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो जिससे कि कंप्यूटर वो करता है, कम्युनिकेट करता है। फॉर एग्जांपल प्राइमरी मेमोरी के एग्जांपल क्या से होते हैं? एक तो होता है आपका रैम, एक होता है कैश। कैश को कंसीडर नहीं भी किया जाता है, लेकिन हाँ, इट इज द प्राइमरी मेमोरी, क्योंकि ये मदरबोर्ड के अंदर होती है। ठीक है, ये मदरबोर्ड पे होती है एंड बहुत छोटे अमाउंट में होती है, लेकिन इट इज कंसीडर टू बी एज अ प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, रैम आपको मालूम ही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये प्राइमरी मेमोरीज होती है, जिससे क्या होता है कि कौन कांटेक्ट करता है? हमारा सीपीयू कांटेक्ट करता है टू एक्सेस द डेटा। या कह सकते हैं कि जो जो भी डेटा जो रैम के अंदर रखा हुआ है या कैश मेमोरी के अंदर रखा है, वो एक्सेस करना होगा तो कौन करेगा? वो आपको एक्सेस करेगा सीपीयू। ठीक है, नेक्स्ट चीज आती है आपकी रोम, रीड ओनली मेमोरी, ऐसी मेमोरी जिससे सिर्फ रीड किया जा सके। ठीक है, एंड रैम तो मैं आपको बता ही चुका हूँ रैम क्या होता है। एंड नेक्स्ट आता है आपका सेकेंडरी मेमोरी। नेक्स्ट आता है आपका सेकेंडरी मेमोरी। अब सेकेंडरी मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है? ये जो सेकेंडरी मेमोरी होती हैं, ये एक्सटर्नल स्टोरेज की तरह काम करती हैं, लाइक पेन ड्राइव, सीडी। ठीक है, आपका डीवीडी हो गया,
फ्लॉपी डिस्क हो गया, तो ये जो है किसमें कंसीडर किया जाता है, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। सो सेकेंडरी मेमोरी इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर इसका क्या है आपका, सेकेंडरी मेमोरी। अच्छा, एक चीज और मैं आपको आया है, अगर प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, तो मैं आपको बता देता हूं। जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो होती है वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मींस कि जैसे ही पावर बंद हो जाएगी, जैसे ही पावर बंद हो जाएगी, आपका जो भी डेटा रैम के अंदर होगा वो इरेज हो जाएगा। वेराज जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो परमानेंट मेमोरी होती है। अगर आपने कुछ स्टोर करके रखा हुआ है अपने हार्ड ड्राइव के अंदर, अपने पेन ड्राइव के अंदर या सीडी के अंदर, तो इट विल बी परमानेंट अनटिल अनलेस आप उसे डिलीट नहीं करते हैं। तो इसलिए जो सीडी है वो कंसीडर की जाती है एज अ सेकेंडरी मेमोरी। तो इसका सही आंसर क्या है आपका, माध्यमिक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द कंप्यूटर हैज अ बस। तो अब आप कहोगे भैया कंप्यूटर में बस, ये कौन सी कलाकारी आ गई, ये कौन सी टेक्नोलॉजी है जो हमसे वंचित रखी जा रही है। तो कंप्यूटर हैज अ बस, तो कंप्यूटर में या बस होते हैं। अभी बस होते क्या है, अगर मैं एक आपको जेनरिक आंसर दूं, तो बोर्ड के ऊपर आपने लाइन जाती हुई देखी होंगी, कुछ आपने लाइन जाती हुई देखी होंगी। तो वो जो लाइंस होती हैं वो उन लाइन का कोई मतलब होता है, ठीक है। तो वो जो लाइंस हैं वो आप कह सकते हो कि एक कनेक्टर की तरह काम करता है, जो कनेक्ट करता है आपके डिवाइसेस को, लाइक आपके कीबोर्ड को, आपके माउस को। आप किसी भी डिवाइस, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपके पास है, अगर वो कभी खराब हो जाए तो आप जब उसे खोलेंगे तो वहां आपको एक आईसी बोर्ड देखने को मिलेगा। आईसी बोर्ड्स के ऊपर आपको कुछ लाइंस ड्रॉ दिखेंगी, वो लाइंस ही कहलाती हैं बसेस, ठीक है। तो अब इनमें से कौन सा आंसर सही होगा, तो पहला ऑप्शन है आपका दिया हुआ है नेटवर्किंग उपकरण, नेटवर्किंग इक्विपमेंट। नेक्स्ट दिया हुआ है बंच ऑफ स्टार्स। सी दिया हुआ है अनदर नेम ऑफ द मदरबोर्ड, या कहते हैं मदरबोर्ड के लिए एक और नाम। डी दिया हुआ है आंतरिक स्मृति या इंटरनल मेमोरी। तो ना तो वो इंटरनल मेमोरी होती है, ठीक है, क्योंकि आईसी बोर्ड की कोई मेमोरी नहीं होती है, तो ये इंटरनल मेमोरी वाला सीन तो है ही नहीं। मदरबोर्ड होगा नहीं, क्योंकि मदरबोर्ड को मदरबोर्ड ही कहा जाता है और कुछ नहीं कहा जाता है, तो मदरबोर्ड भी इसका आंसर नहीं है, ठीक। बंच ऑफ स्टार, सितारों का गुच्छा, वो भी नहीं रहेगा, बिल्कुल ऑब्वियसली बात है, सितारे थोड़ा ना कंप्यूटर के अंदर होते हैं, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा नेटवर्किंग इक्विपमेंट, क्योंकि ये मोस्ट क्लोज आंसर है। वैसे तो ये भी इसका आंसर सही नहीं है, क्योंकि ये डिवाइसेस को कनेक्ट करता है, नॉट ओनली द नेटवर्किंग इक्विपमेंट। जैसे अब मॉडम है, मॉडम क्या बोर्ड खोलेंगे उसमें भी आपको ऐसे लाइंस देखने को मिलेंगे, लेकिन ये मोस्ट क्लोज आंसर है, तो ये ही हम लगा के आएंगे अगर पेपर में आता है ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच इज नॉट अ सॉफ्टवेयर इन द फॉलोइंग लिस्ट, कौन निम्न सूची में एक सॉफ्टवेयर नहीं है। तो हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, ओपन ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट, डॉस एंड एंटीवायरस। तो बात कर ले ओपन ऑफिस की, तो ओपन ऑफिस एक प्रोडक्टिविटी टूल है, या कह सकते हैं कि इससे हमारे पास प्रोडक्टिविटी टूल्स आते हैं। कैसे, एक तो हमारे पास इसमें होता है पीपीटी या पावर पॉइंट कह लो आप, ठीक है, एक्सेल, वर्ड, डॉक। तो इस तरीके के अलग अलग आपको सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं या अलग अलग प्रोडक्टिविटी टूल्स मिलते हैं, जिससे कि आप अपना काम आसानी से कर सकते हो। लाइक हम लोगों ने यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन बना के रखा हुआ है, तो ये क्या आता है आपका पीपीटी के अंदर आता है। वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया होगा आपने कभी ना कभी, एक्सेल शीट देखी होगी, तो ये जो टूल्स आते हैं वो किसके अंडर आते हैं, आपका ओपन ऑफिस के अंदर। बात कर लें डॉस की, तो डॉस आपका होता है डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि पहले जमाने में चलता था, जो बहुत ही मिनिमलिस्टिक रहता था, फ्लॉपी डिस्क के अंदर भी लोड हो जाता था। एंड इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है एमएस डॉस। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल कौन है, एमएस डॉस, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत पॉपुलर है ये डॉस सिस्टम, एंड पहले बहुत चलता था, अब नहीं चलता। नेक्स्ट आपका आता है एंटीवायरस। एंटीवायरस भी एक सॉफ्टवेयर होता है, फॉर एग्जांपल मैक कैफे, कैस्परिस एक करके होता है। माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर भी एक है, वो इनबिल्ट आता है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा दिया जाता है कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स के अंदर, तो वो भी एक सॉफ्टवेयर ही है। तो आपका डॉस भी आपका एक सॉफ्टवेयर है, भले ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट ऑपरेटिंग सिस्टम इज आल्सो एन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो एंटीवायरस भी आपका सॉफ्टवेयर है, और आपका क्या कहते हैं ओपन ऑफिस भी ऑफिस है, ओपन ऑफिस भी आपका सॉफ्टवेयर है। लेकिन इनमें से जो माइक्रोसॉफ्ट है वो ना तो कोई सॉफ्टवेयर है ना कोई प्रोडक्ट है, इट्स अ कंपनी। तो इनमें से अगर इस लिस्ट में बात करें कि कौन सा आपका क्या कहते हैं
सॉफ्टवेयर नहीं है, तो इसका आंसर रहेगा माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है हु डजंट हैव अ पेरिफेरल डिवाइसेस, कौन एक परिधीय डिवाइस नहीं है। तो परिधीय डिवाइसेस कौन से होते हैं या कहे तो पेरिफेरल डिवाइसेस कौन से होते हैं। तो पेरिफेरल डिवाइसेस आर दोज डिवाइस जो एक कोर कनेक्शन रखते हैं बिटवीन द सीपीयू एंड द यूजर। ठीक है, तो पेरिफेरल डिवाइसेस के अगर एग्जांपल्स की बात करें तो पेरिफेरल डिवाइसेस के बहुत कॉमन एग्जांपल्स हैं, आप दिन भर में आप इस्तेमाल भी करते होंगे इन्हें, लाइक कीबोर्ड है, माउस है, ठीक है, प्रिंटर्स हैं, माइक है, ठीक है ना। तो ये पेरिफेरल डिवाइसेस के बहुत बढ़िया एग्जांपल्स हैं। तो अब इनमें से पूछ रहा है कि हु डजंट हैव अ पेरिफेरल डिवाइस, इनमें से कौन सा किस में पेरिफेरल डिवाइसेस नहीं होते हैं। बात कर ले वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट या आभासी प्रदर्श इकाई, तो आपका जो वीडियो है या वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट है, ये पुराने जमाने के मॉनिटर्स के अंदर हुआ करता था। ठीक है, तो इसमें एक सॉकेट टाइप का होता है, आज भी अगर आप जाओगे तो वहां मिल जाता है वीडियो वाले जो मॉनिटर्स होते हैं। एंड जो वीडियो वाले मॉनिटर्स होते हैं, ठीक है, तो इनके अंदर एक पेरिफेरल डिवाइसेस लगे हुए होते हैं ताकि आपका जो आउटपुट है वो डिस्प्ले किया जा सके। तो ये वाले में तो आपका पेरिफेरल डिवाइसेस है। ठीक है, बात करें मॉडेम की, तो मैंने अभी बताया कि मॉडेम के अंदर एक आईसी चिप होती है, तो उसके अंदर आप जैसे अगर आप पीसी से कनेक्ट करना चाहो, मोबाइल से कनेक्ट करना चाहो, तो उनमें बोर्ड्स होते हैं एंड कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए उसमें पेरिफेरल डिवाइसेस होता है। तभी तो आप मॉडेम के थ्रू अपने मोबाइल को, अपने पीसी को, अपने लैपटॉप को, अपने घर के अंदर जितने भी डिवाइसेस हैं उनको इंटरनेट से कनेक्ट कर पाते हैं। तो मॉडेम के अंदर भी पेरिफेरल डिवाइसेस है। बात कर ले पेन ड्राइव के अंदर ही, अब ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है कि पेन ड्राइव के अंदर क्या पेरिफेरल डिवाइसेस होता है। तो हाँ, पेन ड्राइव के अंदर भी पेरिफेरल डिवाइसेस होता है, क्योंकि जब आप प्लग करते हो पेन ड्राइव को अपने पीसी के अंदर, तो वो उसको रीड करता है थ्रू पेरिफेरल डिवाइस। तो ये एक कोर कनेक्शन प्रोवाइड करता है किसके थ्रू, आपका क्या कहते हैं जो डिवाइस है जो आप कनेक्ट कर रहे हैं एंड साथ ही साथ में जो आपका सीपीयू है उसके बीच में ये कनेक्शन की तरह काम करता है पेरिफेरल डिवाइसेस। तो पेन ड्राइव भी के अंदर भी जो है पेरिफेरल डिवाइसेस पाया जाता है, या वो खुद भी एक पेरिफेरल डिवाइस की तरह एक्ट किया जाता है। ठीक है, अब बात कर ले मुख्य मेमोरी चिप या मेन मेमोरी चिप। मेन मेमोरी चिप के अंदर कोई जो है क्या कहते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस नहीं होता है, क्योंकि वो खुद एक चिप की तरह काम कर रहा है जो कि हर टाइम एक्सेस किया जाता है किसके द्वारा, ऑब्वियस सी बात है सीपीयू के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट चीज आपकी आती है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि एक एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंट्स द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम। इनमें से इन चारों ऑप्शन में से कौन जो है रिप्रेजेंट करता है एल्गोरिदम को। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं परफॉर्मेंस या निष्पादन, आपका लैक ऑफ क्लियरिटी, हार्डन एंड क्लीन लाइन। तो इनमें से क्या रिप्रेजेंट करता है एल्गोरिदम को। तो एल्गोरिदम होता क्या है, एल्गोरिदम आर नथिंग बट स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। जैसे कि आप घर में चाय बनाते हो, तो चाय बनाने के कुछ विधि है कि जैसे आप पहले पतीला लेंगे, पतीले में पानी डालेंगे, फिर पत्ती, चीनी, अदरक, चाय का मसाला, दूध, फिर दूध को खौलाएंगे थोड़ी देर, जैसी चाय खौल जाएगी आप उसे सर्व करेंगे कप्स के अंदर एंड आप गैस स्टोव को बंद कर देंगे। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, लेकिन अगर मैं इन स्टेप्स को चेंज कर दूं कि पहले मैं क्या कहते हैं चाय पी लूं फिर चाय चीनी पत्ती खा लूं, तो ये जो स्टेप्स जो मैंने मिसमैच किए, इससे हमारी एल्गोरिदम जो है वो वर्क नहीं करेगी, हमारा जो फाइनल आउटपुट है वो हमें नहीं मिलेगा। तो इसी के अकॉर्डिंग अब हमें लगाना है कि व्हाट रिप्रेजेंट्स द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम। लैक ऑफ क्लैरिटी होगा, अगर लैक ऑफ क्लैरिटी होगा, जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर हमें मालूम ही नहीं है कि क्या बनना है इस चीज से, तो ये रिप्रेजेंट नहीं करेगा एल्गोरिदम को। तो लैक ऑफ क्लैरिटी विल नॉट बी द आंसर। हार्डन की कठोरता, अगर आपका एल्गोरिदम कठोर होगा या नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि आप जाके सियाचन में जाके क्या कहते हैं चाय बना के आओ, तो वहां पे -30 -35 डिग्री के टेम्परेचर होता है, तो वहां पे जाके आप नॉर्मल चाय नहीं बना सकते हो। ठीक है, तो आपका जो एल्गोरिदम होना चाहिए वो सिंपल होना चाहिए एंड आपको एक डिजायर आउटपुट देना चाहिए ताकि जो हमें आउटपुट चाहिए वो हमें मिल पाए। तो हार्डन भी नहीं होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए एंड शुद्धता, क्लीन लाइन। अब शुद्धता से इसका कोई नाता नहीं है, मतलब नाता इन सेंस कि आपका जो एल्गोरिदम है वो क्लीन हो नहीं हो, आपको अगर आउटपुट दे रहा है
सही स्टेप्स फॉलो करने के बाद एक आपको डिजायर्ड आउटपुट मिल रहा है, तो शुद्धता यहाँ पे कोई उसका क्राइटेरिया नहीं हो सकता या उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वो नहीं इतना इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो आंसर रहेगा वो होगा निष्पादन या कहें तो परफॉर्मेंस, कि जितना अच्छा आपका एल्गोरिदम परफॉर्म करेगा, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, एक होता है आपका टाइम, एक होता है आपका स्पेस। जितना कम स्पेस लेगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जितना जल्दी वो एग्जीक्यूट होगा वो भी हमारे लिए अच्छा है। तो एल्गोरिदम को कई बार मेजर भी किया जाता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये थोड़ा आगे का कॉन्सेप्ट है, अगर नहीं भी आपको आता तो कोई दिक्कत नहीं। परफॉर्मेंस विल रिप्रेजेंट दी एल्गोरिदम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा कि कंप्यूटेशन लॉजिक कैन बी शोन विजुअली बाय यूजिंग, एंड ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं कि कंप्यूटेशन लॉजिक को किसके उपयोग से विजुअल दिखाया जा सकता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, विजुअल बेसिक, फ्लो पिक्चर, फॉक्स प्रो एंड वीआई एडिटर। तो विजुअल बेसिक एंड आपका वीआई एडिटर, ये दोनों ही आईडीईज हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स। ठीक है, फॉक्स प्रो जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका ओनली आंसर जो बच रहा है वो है प्रवाह चित्र या फ्लो पिक्चर। फ्लो पिक्चर को एक और भी चीज कहा जाता है, उसको कहते हैं हम फ्लो चार्ट। क्या कहते हैं, फ्लो चार्ट। ठीक, तो कंप्यूटेशन को कौन लॉजिकली रिप्रेजेंट करता है, आपका फ्लो पिक्चर या फिर फ्लो चार्ट। नेक्स्ट चीज हम लोग बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं कि व्हाट इज हेक्साडेसिमल ऑफ बाबा। एंड यहाँ पे शायद हमारे एडिटर ने गलती कर दी है, इसमें ऑक्टल में इसको कन्वर्ट करना है, कोई इशू नहीं, ऑक्टल में कन्वर्ट कर देंगे कि हेक्साडेसिमल में बाबा 16 ऑक्टल में क्या है। ठीक है, तो आपको अगर नहीं मालूम है कि हेक्साडेसिमल्स क्या होते हैं, ऑक्टाडेसिमल्स क्या होते हैं, बाइनरी क्या होता है, डेसिमल क्या होता है, तो आई हाईली रिकमेंड कि आप उसे पढ़ लीजिए। और आपको पढ़ना है, आपको वो टॉपिक क्लियर करना है, तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, तो हम उस पर रिगार्डिंग एक क्लास कंप्लीट बना देंगे जिसमें हम कन्वर्जन सीखेंगे कि डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल से बाइनरी में, बाइनरी से डेसिमल एंड सो ऑन। ठीक है, जितने भी कन्वर्जन पॉसिबल है वो सारे हम देख लेंगे। लेकिन अब इस क्वेश्चन में कैसे देखेंगे, तो एक चीज दिमाग में याद रखनी है कि जब कोई हेक्साडेसिमल में होता है, कोई भी नंबर या कोई भी एलिमेंट आपका हेक्साडेसिमल के अंदर होता है, तो उसमें ये कैरेक्टर जुड़ जाते हैं, आपका ए बी सी डी ई एन एफ, क्लास एफ तक होता है। तो इनको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ए को 10 से, बी को 11 से, सी को 12 से, डी को 13 से, ई को 14 से एंड एफ को 15 से। तो इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करने का सबसे पहला रूल ये है कि जितने भी कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे बाबा दिया हुआ है, इसको 4 डिजिट बाइनरी में हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं। तो 4 डिजिट बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, तो आपका ये जो बाबा होगा इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं आपका 4 डिजिट बाइनरी में, तो ये हो जाएगा 1011। ठीक है, ये हो जाएगा 1010, और ये तो सब सेम ही है, तो 1011, एंड ये हो जाएगा आपका 1010। ठीक है, अब इनको सबको एक साथ लिख लेते हैं एक लाइन के अंदर, ताकि ये और क्लियर हो जाए, 1011 1010 1011 एंड 1010। ठीक है, अब इनको तीन तीन के पेयर में बना लेते हैं, तो तीन तीन के पेयर बना लेते हैं, ये एक पेयर, ये दो पेयर, ये तीन पेयर, ये चार, ये पांच। अब ये एक सिंगल बचा है, तो हम पीछे की तरफ जीरो लगा लेंगे ताकि ये भी एक पेयर में कन्वर्ट हो जाए। अब एक पेयर में कन्वर्ट हो जाए, 3 डिजिट में हमें कन्वर्ट करना है, तो हमें ये रूल याद रखना है 421। अगर 4 डिजिट में करना होता तो 8 भी आ जाता। ठीक है, तो अब इसको हम लोग कर लेते हैं, इसको हमें कन्वर्ट करना था, हमने 3 डिजिट के पेयर में भी बना लिया एंड 421 रूल का भी इस्तेमाल करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या है, 010 मतलब 2, 111 मतलब 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 4 7, 7। फिर आएगा आपका 010 मतलब 2, फिर आया आपका 101 मतलब 4 और 1 5, फिर आया आपका 11 तो 2 और 1 3, और फिर आपका आया 1, तो ये आया। तो टोटल आपका आंसर ये कहें कि आप बाबा 16 को ऑक्टल में लिख सकते हैं 135272, 135272, 135272। तो आपका आंसर होने वाला है बी।
अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे किया है, जिनको समझ में आ गया है वेल टू गो, आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जिनको नहीं समझ में आया तो वो कमेंट डाउन कर सकते हैं, तो हम इस पे एक पूरी सीरीज बना सकते हैं जहां पे हम लोग सारे कन्वर्जन देखेंगे कि कैसे डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल एंड सो ऑन, जितने भी कन्वर्जन पॉसिबल होते हैं नंबर सिस्टम्स के अंदर, वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि 4.77 मेगाहर्ट्ज और 10 मेगाहर्ट्ज किसके उदाहरण है? ठीक है, या एग्जांपल्स ऑफ 4.77 मेगाहर्ट्ज एंड 10 मेगाहर्ट्ज आर। तो इन चार ऑप्शन में से ये जो 4.7 मेगाहर्ट्ज हैं या 10 मेगाहर्ट्ज है, ये किसके एग्जांपल हो सकते हैं? ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है आईओ स्पीड या इनपुट आउटपुट स्पीड। तो जैसे कि आपने कभी एसएसडी खरीदी होगी, हार्ड ड्राइव खरीदी होगी, तो उसमें लिखा हुआ होता है कि 3000 एमबी पर सेकेंड। तो यहाँ पे क्या इसकी स्पीड क्या होती है अधिकतर? एमबी पर सेकेंड। ठीक है, तो ये मेगाहर्ट्ज तो नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका गया। नेक्स्ट आता है आपका डेटा स्थानांतरित गति, डेटा ट्रांसफर स्पीड। तो डेटा जब ट्रांसफर होता है तब भी क्या लिखा हुआ होता है? एमबी पर सेकेंड। जैसे अगर आपने किसी दोस्त को अपना कोई फाइल शेयर कर रहे हो, तो वहां पे भी स्पीड आती है लाइक 10 एमबी पर सेकेंड या 144 एमबी पर सेकेंड। अगर आप iOS यूजर है, अधिकतर मिल जाती है 144 एमबी पर सेकेंड। तो ये आपका क्या हो गया? डेटा ट्रांसफर स्पीड। तो ये भी मेगाहर्ट्ज के अंदर नहीं है। नेक्स्ट स्पीड आती है आपकी डेटा स्टोरेज स्पीड, कि किसी डेटा को स्टोर करने की क्या स्पीड है, कि कितनी जल्दी उसमें डेटा स्टोर हो जाएगा। जैसे आपने मेमोरी कार्ड्स खरीदे होंगे, तो वहां पे आपको मिल जाएगा कि 10 क्लास के हैं, V30 है, V60 कार्ड है, V90 कार्ड है। तो इनकी कुछ स्पीड होती है। जैसे अगर मैं एक बात करूं, एक जनरल एग्जांपल ले लूं, एक V30 कार्ड आपका क्या कहते हैं 10 एमबी पर सेकेंड की स्पीड पे चलता है फॉर एग्जांपल। 10 एमबी पर सेकेंड की स्पीड पे चलता है, तो ये भी आपका एमबी पर सेकेंड पे ही चल रहा है। तो आपका लास्ट ऑप्शन कौन सा बचता है? कंप्यूटर क्लॉक गति स्पेसिफिकेशन, या कहें तो कंप्यूटर क्लॉक स्पीड। तो कंप्यूटर क्लॉक स्पीड रिलेटिवली डिपेंड होती है आपका सीपीयू पे, ठीक है, या कहें तो प्रोसेसर पे होती है, एंड उसकी जो स्पीड होती है वो जो कैलकुलेट की जाती है वो की जाती है आपका मेगाहर्ट्ज के अंदर, एम ए जेड। ठीक है, अब कई सारे कंप्यूटर्स हैं गीगाहर्ट्ज में भी आने लग गए हैं। ठीक है, तो ये जो है किस में कंपेयर किया जाता है? जो क्लॉक स्पेसिफिकेशन होता है, या कहें कि कंप्यूटर की जो क्लॉक स्पीड होती है वो मेगाहर्ट्ज में कैलकुलेट की जाती है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड जितने भी हम लोगों ने यहाँ पे प्रैक्टिस सेट किए हैं, आप उसे वापस से एक बार दोहराएंगे, वापस से देखेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।